बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। द ऑर्किड स्कूल, एयरडाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रोसरीज एंड बिन एहसान। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान सहर फातिमा। जी नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं इस स्पेशल HBL PSL एडिशन 8 के इस स्पेशल शो में। और आज का शो हमारे लिए कुछ ज़्यादा अहम और स्पेशल यूँ भी है कि आज के जो हमारे मेहमान शख्सियत, एक ऐसी मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो बहुत कम हमें टाइम देते हैं या स्क्रीन पर नज़र आते हैं, गो कि वो खेलों के फ़रोग के लिए कई दिहाइयों से काम करते चले आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे कराची में क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, इन तमाम चीज़ों को फ़रोग देने में ना सिर्फ मेडिकैम का हाथ होता है, बल्कि अगर उसके पीछे ये जानने की कोशिश की जाए कि वो कौन सी शख्सियत हैं, तो ही इज़ नन अदर दैन द चेयरमैन मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जनाब खलील अहमद नैनीताल वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई, खुश आमदीद कहते हैं सर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आएँ। बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। नहीं सर, आपकी मतलब अच्छा लगा, मैं आप यहाँ पे मौजूद थे, हमने कहा कि आपसे दरख्वास्त करके अपने प्रोग्राम में आपकी शिरकत कराएं। मेरा नज़ीर, अपने बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छे ट्रेनर भी हैं, कोच हैं, साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट हैं, फैज़ान बाकर साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं फैज़ान बाकर साहब? इसके अलावा नाज़रीन, एक और हमारे पास बहुत अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, साथ साथ इंटरनेशनल एनालिसिस बहुत अच्छी करते हैं। चाहे इंटरनेशनल अफेयर्स की बात की जाए, क्रिकेट की बात हो या वर्ड ऑफ माउथ की बात की जाए, बहुत अच्छी बात करते हैं, एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रोफेसर हसन जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं? तो नाज़रीन, अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले कल जो मैच खेला गया, यानी अगर मैं बात करूं कि वैसे तो खैर तमाम कराची वालों की जो हमदर्दियां हैं वो कोटा ग्लैडिएटर्स के साथ होती हैं, उसकी वजह ये है कि कराची के लड़के उसमें खेलते हैं। दूसरे ओनर भी नदीम उमर साहब कराची के लड़कों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं क्रिकेट के हवाले से, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही उसके बनस्बत। अगर इस्लामाबाद की बात करें तो आजम खान ने जो अकेली बैटिंग कर डाली कल, और जिस तरीके से कल की इनिंग्स में इस्लामाबाद के 18 छक्के, जो कि हाईएस्ट रिकॉर्ड है छक्कों का, वो लगे। बस ज़रा सा एक लास्ट बॉल के ऊपर आउट ज़रूर हो गए, अदरवाइज सेंचुरी भी स्कोर कर जाते। खलील साहब, क्या कहेंगे इस्लामाबाद की बैटिंग और आजम खान के हवाले से? कल आजम खान वाकई हीरो थे और आए भी, हालांकि काफ़ी विकेटें गिर चुकी थी और उम्मीद नहीं हो रहा था कि यूनाइटेड इसको मैच को बचा पाएगा, लेकिन उस दिन आजम खान का दिन बन गया और 97 तक ले गए और खूबसूरती के साथ ले गए। चौका छक्का, चौका छक्का, सारे यानी कोयटा के उसके जो था ना, हाथ पैर फुला दिए, जिसे कहते हैं ना, लिटरली हाथ पैर फूल गए और वो बॉलिंग भूल गए। सिर्फ एक तरफ ही नजर आ रहा था, इधर बॉल गई और उधर ग्राउंड से आउट। स्ट्राइक रेट में बस आजम खान को होना चाहिए था, उसके बाद बॉल तो, और सर एक आध जो छक्के मारे हैं वो तो स्टेडियम की छत तक पे गए। जी जी जी, उसने अपना पूरे वजन का इस्तेमाल किया। राइट। आपको इंतजाम की झलक नजर आई या क्या नजर आया? हाँ, इंतजाम का आखिरी, जब वो काफी बल्कि हो गए थे, शुरू में इंतजाम भी बड़े ठीक ठाक फिट थे, लेकिन आजम ने तो कभी अपना वजन ही कम नहीं किया। हमेशा मेरा ख्याल है उनके वालिद उनको मना करते रहे, समझाते रहे, लेकिन कल उन्होंने वजन का पूरा इस्तेमाल किया, पाँव का। सर, इस बात को आप मानते हैं कि अगर क्रिकेटिंग टेक्निक्स अच्छी हो तो वजन से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या ये बात दुरुस्त है? इसलिए कि हमारी टीम में शायद क्रिकेट सिखाने से ज़्यादा या कोचिंग जब की जाती है तो फिटनेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, चाहे क्रिकेट टेक्निक सिखाई जा रही हो या ना सिखाई जा रही हो। कोच वजन सेहत के मामले में एक फैक्टर तो है, मगर इसका ज़्यादा दिन उनका गेम नहीं चल सकेगा, क्योंकि रन नहीं बना सकेंगे, बॉलिंग नहीं कर सकेंगे, बॉल को पकड़ नहीं सकेंगे। तो फिटनेस की ज़रूरत जब पड़ेगी तो ये बिल्कुल हाथ पैर फूल जाएंगे इनके। चलें, ये तो ठीक है, इस वक्त खड़े खड़े मार रहे थे और उस वक्त ज़रूरत भी थी, क्योंकि टीम ऑलमोस्ट हारने की तरफ थी यूनाइटेड जी। लेकिन जब उन्होंने मारना शुरू किया तो अल्लाह ने भी उनका साथ ऐसा दिया कि वो खुद भी नहीं सोच सकते होंगे रात को। बस अफसोस यही हुआ कि 97 पे आउट हो गए। अगर फिटनेस बहुत अच्छी होती तो कम से कम 2-3 बॉलें तो बाकी थी, खेल सकते थे, मगर रोका नहीं उन्होंने। सर, क्या कहेंगे, बॉल अच्छी थी या बस ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ मिस कर गए? ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है ना, वो जब एक चीज चल रही होती है ना तो उसमें लग जाता था, वाह वाह, नहीं लगा हो अच्छा, लोग इस बात, क्योंकि 90s वैसे भी कहा जाता है कि नर्वस 90s होता है, इसमें कहां तक सदाकत है? ये तो दुनिया में रिकॉर्ड है ऐसे, तो बल्कि दुनिया में ये रिकॉर्ड भी रखा जाता है
कि कितने प्लेयर कितनी दफा नर्वस 19 के शिकार हुए। हाँ। और अक्सर अच्छे अच्छे प्लेयर उनका नाम आता है, उनमें ये नहीं कि कोई सिर्फ एक छोटा प्लेयर और सारे जो सेंचुरी बनाएगा वो अच्छा ही प्लेयर होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए नर्वस 90 में आम तौर पे बंदा अपना उम्मीद जो है ना वो थोड़ी सी खो बैठता है, यानी कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, तो गलत बॉल की तरफ निकल जाता है। बिल्कुल। देखिए ना, दोनों में से एक या बैट्समैन की लक चौका है, बॉलर की लक विकेट है, तो दोनों लड़ रही होती हैं आपस में। अच्छा, इवन देखे ना, वो बैट्समैन जो कि नर्वस 90 का शिकार होता है तो गलती ही करता है, जब ही तो जाता है। इसी तरीके से बॉलर गलत बॉल फेंकता है तो छक्का होता है, तो उसकी भी तो नर्वस है ना एक तरह से। तो नर्वस दोनों की चलती रहती है, लेकिन मशहूर जो है वो 90 नर्वस 90 वाला। बस। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कल जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की किरदार था, बड़ा ज़बरदस्त किरदार था, बड़ा पहाड़ जैसा हदफ दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स का क्या समझते हैं, क्या कमियां रह गई थी बॉलिंग में, बैटिंग में, इस हवाले से बताएं। असल में बज़ाहिर देखने में ये आ रहा है कि उनकी टीम इतनी मजबूत नहीं है, यानी चले हुए खिलाड़ी उन्होंने लिए, खेलने वाले खिलाड़ी नहीं लिए ज़्यादा। और फिर खुद बदकिस्मती से सरफराज भी जो है ना, वो आई एम सॉरी टू से अच्छा प्लेयर है, अच्छी कप्तानी करता है, लेकिन हर जगह ज़रूरी नहीं कि अंडर 20 को भी संभाल सकता है, क्योंकि उसका भी बहुत वज़न बढ़ा हुआ है। उसका भी जो वो गेम है ना, अगर वही देखिए, आप जाके क्रिकेट टेस्ट में खेला, अपने आप को मनवा लिया, बिल्कुल अच्छा स्कोर करता रहा, क्योंकि वो इजी गेम था। अब उसके अंदर स्टेमिना चाहिए, हर चीज़ में स्टेमिना नहीं होगा तो आप फेल्योर की लिस्ट में आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम खलील साहब से इसके भी ज्यादा बात करें। जी सर, हमें अंदाजा 5 बजे जो है वो जाना है, बिल्कुल, क्योंकि ये तो हमारी गुड लगी कि रुक गए। बैडमिंटन खेलते हैं बड़ी बाकायदगी के साथ, यानी अगर मैं ऑफिस में इनके साथ कभी मीटिंग भी चल रही हो तो ये ठीक 5 सवा 5 बजे कहते हैं कि जब मैं चेंज करके बैडमिंटन खेलने जाऊंगा, इसमें कोई जी, मैं देखिए ना, फिटनेस की अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्या राज क्या है सर फिटनेस का, बता देता। प्लेयर्स भी देख रहे हो, उनको भी पता देखें, चलना चाहिए। आप जीने के लिए न खाएं, खाने के लिए जिए, बस थोड़ा सा खाएं इतना कि जो आपको जिंदा रखे। आप लोग खाते हैं कि यार हमने तो बस खाना ही है। अच्छा, ब्लैक कॉफी के बारे में बताएं नाज़रीन। आपको भी बताना चाहूंगा, ब्लैक कॉफी बॉडी मेटाबॉलिज्म को बेहतर करती है। हम लोग मज़े की वजह से सोचते हैं इसमें चीनी भी डाल दें, इसमें हम दूध भी डाल दें, क्रीम भी डाल दें, अब मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर लेते हैं, बड़ी फ्रॉथी सी कॉफ़ी बना के समझते हैं शायद ये बड़ी अच्छी चीज़ है। क्या कहेंगे सर आप? कि कॉफ़ी मुसलमानों की ईजाद है, लेकिन अंग्रेज़ों ने अडॉप्ट की, मगर उन्होंने सिस्टम दिया। अंग्रेज़ जो है दूध के बगैर, चीनी के बगैर कॉफ़ी और चाय पीता है। हम दोनों की चीज़ों के साथ जुल्म करते हैं, जैसे हम अपने जिस्म के साथ जुल्म कर ही रहे हैं ना, कि इतना खा रहे हैं कि जब तक कहते हैं यार खाया नहीं तो फिर क्या हुआ। भाई, आप अपना जिंदा रहने के लिए खाओगे तो आप ज्यादा जिंदा रहोगे। बिल्कुल। तो इसलिए मैं जिंदा दिल लोग ज्यादा नहीं खाते, कहते हैं जिंदा दिलाने शहर जैसे खाने के लिए आप ये सोचिए, जो आप खाएंगे फिर आपको हजम करना पड़ेगा, तो हजम करने के लिए फिर जायज़ नाजायज़ दोनों चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे। मसलन कोई हाजमूला खाएंगे, कोई ये खाएंगे, बिल्कुल, तो बेहतर ही आप कम खाएं ताकि आपको तकलीफ ना करना पड़े। और कॉफ़ी अगर आप स्ट्रेट लेंगे तो ये बेहतरीन है, और डॉक्टरों ने कहा है कि 3 कॉफ़ी एक दिन में 3 कप फासले के साथ आप लें, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका दिमाग, आपकी चाल, आपका सब चीज़ जो है ना, वो एक तरह से मशीन की तरह सेट हो जाएगा, बैलेंस चलेगा। अच्छा, और अगर आपने दूध डाल दिया, डल होना शुरू हुआ, चीनी डाल दिया, आप बिल्कुल चीनी का इस्तेमाल नहीं करते? नेवर ना नमक ना चीनी, इन दोनों चीजों से, दोनों सफेद चीजों से आप परहेज करें। लाहौरी नमक भी नहीं, या कोई और? मैं कभी ये जो लाल वाला लाल नमक जो हिमालयन सॉल्ट जो है, जी। अच्छा, ये ठीक होता है? हिमालयन नहीं, ये हमारा सॉल्ट है, उन्होंने नाम ले लिया जी। वेरी गुड। ये हमारा सॉल्ट है। ये लाहौर के, ये जो लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान जो खेवड़ा, ये वहाँ से निकलता है। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से हमने उनके इंडिया को देकर उसने अपना नाम दे दिया, और लोग हर एक यही समझते हैं कि ये हिमालयन सॉल्ट है। सीड जो खाए जाते हैं वो उसमें ये ब्लैक सीड है। ये भी देखे ना, अब हर चीज़ में देखें कुदरत ने चीज़ें रखी हैं, तो अगर आप फ्लैक्स सीड लेंगे तो आपका हर सिस्टम को भी वो रखेगा, और दूसरा ये कि आपके अंदर ना कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा होगा।
अच्छा, ये ऐसे ही मतलब जेब में रख के वैसे ही खा लेनी चाहिए, क्या करना हाँ, चाहिए? अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्रॉपरली सुबह नाश्ते में खा लें और रात को खाने मेरे तो खा लेते, ऐसा तो कुछ चीज़ नहीं है कि नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी फिटनेस के राज जान नहीं नहीं बिल्कुल मैं कंजूस नहीं हूँ। युवा आहिस्ता जान क्या असल अच्छी में बात जो- की खलील साहब ने कि मैं हाँ, कंजूस असल नहीं में बताने में, वाह भाई वाह। शहर को जो है बड़ी तजस्सुस और बड़ा वो मेरे ख्याल में कल से जो सर है बड़ी- मुझे नाज़रीन ऐसा लग रहा है कल से ऑफिस में जो है ना कॉफी भी शुरू हो जाएगी और फ्लेक्स सीट्स के जो है ना वो थैलियाँ भी आ जाएंगी। सर भाई पूछ रहे हैं अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं हाँ, तो बस ठीक है, अच्छी चीज़ लें, वेरी राइट। सही बात है। कम लें, eat एक्सरसाइज less। कितनी करनी चाहिए सर? देखिए मैं सुबह 1 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, फिर 1 घंटे मेरे फिजियोथेरापिस्ट आके मसाज करते हैं, फिर शाम को मैं 6 से 7 बजे तक बैडमिंटन खेलता हूँ। बाकी अच्छा। कुछ हो या ना हो, कारोबार हो या ना हो, अच्छा, ये इससे चीज़ें जरूर ये चीज़ मस्ट हाँ है, मस्ट है। ये चीज़ पहले, कारोबार बाद में आता है। तो कारोबार तो है, बच्चे संभाल लेंगे, बच्चे फिर सेहत को जहान है कौन तो जहान है। हाँ नहीं, जब अच्छा मुझे बताएं, जब आपने मेडिकैम का आगाज़ किया उस वक्त तो आप मेहनत करते हो ना सर, उस वक्त तो ऐसा नहीं होता होगा कि ये तमाम रूटीन सेट कर सके? मेरी शुरू से 1971 से मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ। अच्छा, एक केपीटी क्लब होता था, तो 5:30 बजे फैक्ट्री बंद हो गई, ऑफिस बंद हो गया, तो मैं वहाँ जाके खेलता था। सुबह एक तकरीबन 8-10 किलोमीटर वॉक करता था। अच्छा, अब वॉक ज़रा कम हो गई है क्योंकि ज़रा एज भी है, फिर मैंने उसको थोड़े से हल्के में कर दिया। मैंने पता ना सरफराज की तरह बोझ नहीं डाला अपने ऊपर, अपने आप को ईजी किया। अच्छा, यानी इजी बिल्कुल रखा है। तो ये जो खेलों को आप शुरू से फ़रोग देते चले आ रहे हैं, अगर मैं कहूँ पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का बेस्ट क्रिकेटर बताएं तो किसको कहेंगे? क्योंकि आप तो मैंने देखा है मुख्तलिफ, जब प्राइवेट चैनल्स नहीं थे उस वक्त आप पीटीवी से भी इंटरव्यूज दिया करते थे देखिए क्रिकेट के हर हवाले से, दौर हॉकी के में हवाले हमारे पास अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। पहली तो एक बात बता दूं, जब पाकिस्तान बना तो ये वाहिद मुल्क था जिसने 5 साल में दुनिया की सारी टीमों को हराया था। और उसके अंदर फॉर योर इंफॉर्मेशन 11 में से 9 कराची के बच्चे होते थे, सिर्फ 2, एक कारदार साहब और एक अब्दुल हफीज कारदार साहब। अब्दुल हफीज साहब जो कप्तान थे, जाहिर है वो सीनियर वो थे, और एक कोई और था, मुझे उसका फजल महमूद फजल महमूद, जी जी, ये दोनों थे। हाँ, बाकी सारी टीम ले गए, जो नहीं थे तो कराची से खेल के गए थे। जहीर अब्बास थे सियालकोट के, लेकिन खेलते यहाँ थे। यहाँ से तो इसी तरह से जितने प्लेयर्स थे, तो आप ये देखिए उस वक्त हम 5 साल में पूरी दुनिया में बेस्ट मान लिए गए थे कि हमने उनकी टीमों को उनके शहरों में हराया था जाकर। सही बात है। इवन जो हमारी काली आंधी कहलाती थी वेस्ट इंडीज, हाँ हाँ हाँ, वो भी हमसे वो भी डरते थे। हालांकि हमारे 5 फुट के वो थे। सर आपको याद होगा एक जमाना मैल्कम मार्शल, वेब रिचर्ड्स हॉल और हाँ मतलब रिचर्ड, अब नाम हाँ, रिची रिचर्डसन, मैं तो ये लोग बच्चा था मगर ये- मैच जी, का सर हम भी बच्चे थे उस वक्त। आप तो अभी भी बच्चे मुझे लगता आप तो अभी बिल्कुल मुझे लगता है हम लोग की एज जो है करीब ही है सर, वैसे देखने में भी ऐसे ही लगता है। हाँ मेरा ख्याल है 20-25 साल का तो होगा। बिल्कुल सर, मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि ये मेडिकैम खेलो पाकिस्तान स्पेशली जो है ना, ये हमने ये पीएसएल के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान और ख़ास तौर से कराची में खेलों के फ़रोग के लिए काम करना है। उसके बाद ये क्रिकेट नहीं रहेगा पीएसएल के बाद, हम तमाम जो स्पोर्ट्स हैं उसको हम लेके वीकेंड्स पे स्पोर्ट्स से कौमें जो है ना अपने जिस्मानी जिस्म को और दिमाग को तरोताज़ा करती हैं। बिजनेस बेशक मईशत की है, लेकिन बॉडी का होना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी कैसी है। अच्छा बिजनेसमैन को आप देखेंगे वही होगा जो कि तेज़ी से काम कर रहा है और अपने वक्त पे काम अंजाम दे रहा है। तो हमारा कहना ये है कि सही बिजनेस करें और सही खेल खेलें। खेलों में खेल ना खेलें, बस खेलों में खेल नहीं वाह वाह वाह, सीरियस क्या अच्छी बात है। बिल्कुल जो अभी हो रहा है। ठीक 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 ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खलील साहब। फायदा एक सवाल अगर आपकी कर ले बस, अभी हमें ब्रेक पे जाना है खलील साहब। सर ग्रेड 2 की और डिपार्टमेंट की अनाउंसमेंट हो गई है कि अब खुलने जा रहे हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो कि कराची का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट था ग्रेड 2 का मेडिकल, तो क्या उस तरफ भी आपका ध्यान है कि वो खुल जाएगा? हाँ बिल्कुल, मेरे साहबजादे जुनैद साहब जो है ना वो तो इस चीज़ को मेरे बाद वही एक चीज़ को बिल्कुल जी, लेके जुनैद चल भाई रहे तो हैं। नो डाउट इसमें कोई वो शक नहीं। खुद क्रिकेट खेलते हैं, खुद घुड़सवारी करते हैं, खुद मेरे साथ बैडमिंटन खेलते हैं, तो वो
वो तो चाहते हैं कि इंशाल्लाह मेडिकम किसी चीज में पीछे इसमें कुछ शक नहीं सर, हॉकी में सही भी अब बात। तो मेडिकम आगे आ रहा है। बिल्कुल क्या बहुत बहुत शुक्रिया खलील साहब, प्रोग्राम के आपने वक्त निकाला। हम यहाँ ब्रेक लेना चाहेंगे, उसके बाद फिर जो है ना वो आपसे इजाजत भी लेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। खलील अहमद नैनीताल वाला चेयरमैन मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे साथ मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी इन बातों में मजा आया होगा। एक वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, द ऑर्किड स्कूल एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज, कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रोसरीज एंड बिन एहसान। नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, द ऑर्किड स्कूल एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज, कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रोसरीज एंड बिन एहसान। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आज मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेजबान साहर फातिमा जी। तो नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इस्लामाबाद वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, जिसमें इस्लामाबाद ने 220 रन बना डाले। आदम खान का एक बड़ा किरदार रहा बदकिस्मती के साथ, या ये कह लें कि जो जैसा कि प्रेडिक्ट भी किया जा रहा था, और जिस वक्त 220 रन का स्कोर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने स्कोर किया है स्कोर बोर्ड पे, उसके बाद लोगों को यकीन हो गया था कि अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की मज़ीद मुश्किलात हो जाएंगी। इसलिए कि जब एक बड़े टारगेट को चेस करना हो तो टीम प्रेशर में आके खेलती है, और उसी में फिर गैर जिम्मेदाराना शॉट्स लगते हैं, या खिलाड़ी जो है ना उनके आउट होने की का सिलसिला जो है वो लगा रहता है। और यही हमें देखने में आया कोयटा ग्लैडिएटर्स में। लिहाजा मुकर्रर 20 ओवर्स ख़त्म होने से पहले ही क्वेटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम जो है पवेलियन वापस चली गई। जी सहर, आप क्या कहेंगी कल के मैच के हवाले से? और मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो मेहमान गिरामी हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका भी तारुफ कराएं। बिल्कुल पहाड़ जैसा हदफ दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और जिसको चेज नहीं कर पाए कोयटा ग्लैडिएटर। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैजान बाकर साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। दूसरी जानिब हमारे साथ जावेद साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर हसन अली जावेद साहब भी मौजूद हैं, और यहाँ पर मुनीर अली कादरी साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे। फैजान बाकर साहब से मैं पहले पूछना चाहूंगी, आप क्या देखते हैं, किस तरह क्या कमियां रही, क्या ज्यादती थी, किस तरफ से आपने क्या सूरत हाल देखी कल के मैच में? देखिए सरफराज की कप्तानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नजर आती जा रही है कि T20 सर्किट में उस तरीके की नहीं है जैसी वनडे और टेस्ट में पाकिस्तान के लिए किया करते थे। T20 क्रिकेट डिमांड करता है फ्लेक्सिबिलिटी और एनर्जाइल। आप जब तक एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव होना भी जरूरी नहीं है कि आप हर लम्बे बॉलर के पास जाके ग्लव्स सुना है। एक्टिव होना ये है कि आप जाहिर सी बात है जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, वो प्लान एग्जीक्यूट हो सके और उस प्लान के मुताबिक आप काम करें। अब तक हसनैन और नसीम शाह में पहले भी डिस्कस कर रहा हूँ कि हसनैन और नसीम शाह पे आप जितनी जोर डालना चाहते थे डाल दिया, और कल उसका नतीजा भी आ गया कि वो इंडियन रन खा गए। और आपकी बॉलिंग भी वाज़ेह हो गई कि नवाज साहब हर दफा बॉलिंग में भी इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रहे साल, ना बैटिंग में। तो बहरहाल सरफराज की कप्तानी के साथ साथ उनकी टीम मैनेजमेंट पर बड़ा सवालिया निशान है। गप्टिल, जैसन रॉय शायद बाहर मुल्क के प्लेयर इसलिए बैड परफॉर्मेंस के बाद भी खेलते रहेंगे क्या, चाहे वो कोयटा हारे या जीते, या उनकी कोई रिप्लेसमेंट अच्छी मौजूद नहीं है आपके पास। और आप 3 भी खिला सकते हैं, जरूरी कि आप 4 इंटरनेशनल प्लेयर खिलाएं। आपने कई सहमत को कल क्यों बिठाया, मुझे लॉजिक समझ नहीं लगा स्पिनर को बिठाने की। चलिए ठीक है, मुनीर कादिर साहब से भी जानते हैं। मुनीर कादिर साहब, आप मैच्योर और थोड़ा सा हम्बल तबसरा देते हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, एक तो जब उन्होंने 220 रन कर लिए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए वैसे भी बहुत मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि हम जिस पर तनकीद करते हैं वो कुछ ज़्यादा ही परफॉर्मेंस दे के चला जाता है। आज़म खान पे तनकीद का एक बहुत बड़ा पहाड़ था जो एक अरसे से चला आ रहा था, और उन्होंने फिर इत्तेफाक से अपनी ही होम टीम के ख़िलाफ़ 97 रन करके और धुआंधार करके उन्होंने बता दिया कि भाई मेरे अंदर जिस्म की जान नहीं, खेल की जान भी है। तो उन्होंने अपनी मतलब फिटनेस भी जाहिर की, और उन्होंने अपनी एनर्जी भी जाहिर की, और उन्होंने अपनी इस्लामाबाद टीम के लिए भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। सेकंड नंबर पे ये है कि 220 रन के बाद अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स भी उसी अंदाज में जाती तो शायद कुछ करीब करीब होती है, लेकिन आपने देखा कि किस अंदाज में उन्होंने अपनी विकेटें भी गंवाई, और 1-2 ओवर के अलावा वो इतने 10 या 11 रन के एवरेज से नहीं खेल सके, और 11 से 14 और 13 और 12 इस तरह का वो एवरेज जो है वो प्लस माइनस होता रहा। और आपने देखा कि बॉलर्स का भी कमाल है, फारूक का कमाल है, कमाल है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने 7.8 7.9 के एवरेज से बॉलिंग की है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी बॉलिंग के लिहाज से 15-15 रन तो तकरीबन उन्होंने वैसे ही कम कर दिए उनके। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो मीडिया खुसूसन और शायकीन दोनों को बड़ा रिजनेबल अंदाज में और बैलेंस अंदाज में हमें अपने हीरोज़ को रखना चाहिए। हम बहुत जल्दी हीरो से ज़ीरो और ज़ीरो से हीरो कर देते हैं। सरफराज के हवाले से हम ये नहीं कह सकते कि वो ख़त्म हो गया है या उसको आता नहीं है। देखें,
डिक्लाइन जिसे कहते हैं या थोड़ा सा कमज़ोर हो जाना, वो ज़रूर है, प्रेशर होता है। मैं समझता हूँ कि उनको कुछ अपने एटीट्यूड पे तब्दीली लानी होगी। असल में मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही वो यानी कैमरे के सामने से कहते हैं ना, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट और एक्सपोज करने ओवर लगे। कॉन्फिडेंट। ठीक है, अब प्रोफेसर हसन जावेद साहब क्या सवाल करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, आप बताइएगा कल के जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो फतह नसीब हुई है उसमें क्या समझते हैं, ज़्यादा किरदार बॉलिंग का रहा, बैटिंग का रहा? देखिए, आज़म खान ने जो बैटिंग की तो वो तो खैर एक्सीलेंट थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कल हमारी जो बॉलिंग है वो भी खुल के सामने आ गई है। मैंने एक बार इसी प्रोग्राम में बात की थी नसीम शाह के हवाले से कि अगर अफ़गानिस्तान जैसी टीम के ऊपर वो आखिर में 2 छक्के लगा देते हैं तो हम उसको ऑलराउंडर नहीं तस्लीम कर सकते। और दूसरी चीज़ कि आप कल देखिए नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन मज़ीद एक्सपोज हो चुके हैं। इस तरीके से आज़म खान की बात करें तो इंज़मामुल हक की एक रिफ्लेक्शन ज़रूर थी, लेकिन फुट वर्क का डिफरेंस था आज़म खान और इंज़मामुल हक के दरमियान। और इतनी ज़बरदस्त बात अभी कर गए हैं चेयरमैन खलील साहब यहाँ पे मेडिकैम ग्रुप के, कि मैं उस वक्त सुबह 1 घंटे वॉक करता था और शाम में मेरी ये फ़िज़िकल प्रैक्टिसेस होती थी। लास्ट ही प्रोग्राम में बातचीत जब चल रही थी तो समबडी वाज टॉकिंग अबाउट कि बस 1 या 2 मैच में, जुनेद भाई कह रहे थे मेडिकैम ग्रुप के, कि 1-2 मैच में परफॉर्मेंस दिखला के वो शॉर्टकट बेस पे चाहते हैं कि टीम के अंदर आ जाएं। जनाब, इसके लिए मेहनत चाहिए। और जब भी कोई बड़ी उम्र का शख्स कोई बात कर रहा होता है मेरे साथ बैठ के तो मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने पूरी टीम को मैसेज दिया है चेयरमैन खलील साहब ने कि आप जिस तरह चल रहे हैं इस तरीके से विक्ट्री आपकी अपने मुस्तकबिल में नहीं है कहीं भी। और आप देख लीजिए क्या उमर गुल का रिप्लेसमेंट है नसीम शाह? ऐसा नहीं है। हमने तो 2 छक्के वो भी अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ हीरो बना दिया। और ये जावेद भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे थे लास्ट प्रोग्राम के अंदर। इन्होंने एक बात की कि मैं राना साहब को जानता हूँ जो कि लाहौर करंदर के CEO हैं। उन्होंने कहा कि वो शख्स फुटपाथ पे सोता था, यानी कि उसने ग्राउंड लेवल से रीड किया चीज़ों को, फिर वो आया। तो जिस तरह एक बात अभी की चेयरमैन साहब ने भी यहाँ पे, चेयरमैन खलील साहब ने, कि बिजनेस कम्स लेटर, फर्स्ट योर फिटनेस एंड हेल्थ कम्स। ये साबित करता है कि उन्होंने क्या पैगाम देना चाहा। और सरफराज हमारे बेशक हीरो हैं, लेकिन फैज़ान भाई की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा कि एज भी कुछ मैटर कर रहा होता है। हमारे हीरो हैं, उन्हें थोड़ा लेकिन एज के साथ तो कैप्टनसी बेहतर होनी चाहिए। इमरान खान ने अपने मतलब करियर के ट्वाइलाइट पे वो जीता, जो कैप्टनसी वो करते नजर आए। नहीं सर, हाँ, उनके साथ जो मशीन गने थी ना, उसको मैंने पहले भी ये बात जिक्र किया। लेकिन इमरान खान की अपनी कैपेबिलिटीज की अगर बात इंतजाम कर न्यूजीलैंड के खिलाफ इस तरह का रन करना, एक फास्ट बॉलर अपनी बॉलिंग को छोड़ के बैटिंग के ऊपर आ जाता है। फास्ट बॉलर थे कहाँ? आप लोग कहते हैं फास्ट बॉलर, इमरान खान बस बॉलर थे। वो सर आप ना माने तो और बात है, तकलीफ तो नहीं करता मैं, दुनिया मानती है। मीडियम पेस है। उस जमाने में जिस वक्त उनका एक रनअप जो है ना वो माना जाता था, इतने लंबे रनअप से आते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है बॉलिंग की बात करते हैं, मैंने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को ये, जैसे वसीम बारी के बारे में कहा था, उन्होंने इमरान खान की बॉलिंग को सीधा किया। पहले लाइन ठीक नहीं थी, लेकिन उस शख्स में इम्प्रोवाइजेशन रही हमेशा से। कंधा उतर गया, मतलब आप सोचें जिस वक्त हम गए थे 92 के वर्ल्ड कप में, कहते हैं कि 2.5 बॉलर्स के साथ गए थे जी, ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी स्ट्रेटजी से अपने आप को बैटिंग में इम्प्रोवाइज करके वो लेके आए। सर फाइनल में अगर मेरे ख्याल में इमरान खान और जावेद नहीं हमेशा कारगर साबित हुए, ये तो कोयटा के नहीं, लेकिन ये बात जावेद खलील साहब क्या कहेंगे? क्या एज के साथ इंसान की कैप्टनसी बेहतर नहीं होती? एक यंग जो क्रिकेटर होता है वो अच्छा कैप्टन हो सकता है, या एक मैच्योर प्लेयर जो कि एक चाहे वो अच्छा खुद परफॉर्म कर रहा हो या ना कर रहा हो, कम से कम टीम को खिलाना आता हो उसको? देखिए, एक लीडर की ये क्वालिटी होती है कि उसकी उम्र बेस नहीं करती कि वो किस एज का है। लीडर जो है आपको एक 10 साल का बच्चा भी मिल सकता है, लीडर आपको एक 40 साल का आदमी भी मिल सकता है। एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक्सपीरियंस के साथ साथ लीडरशिप की जो होती है वो आई होती है, वो देख रहा होता है कि मुझे अपनी इस टीम के साथ कैसे खेलना और इनको कैसे लड़ाना है। ये आपको लड़ाना आना चाहिए कि सामने वाले के साथ लड़ाना कैसे है और किस खिलाड़ी को किस पोजीशन पे खिलाना है। अगर कोई खिलाड़ी जो है हम भी वैसे यही काम कर रहे होते हैं।
लेकिन ऐसा काम जो है डॉक्टर साहब वो एक अच्छा एंकर ही कर सकता है, उसे पता है कि किसके साथ किसको लड़ाना है और क्या उसमें मगज निकालना है। और अपने ये को बात कैसे होती है। बचाना है। अपने आप दूसरों को लड़वा देते हैं तो अपना आप तो बच ही जाते हैं। तो वहाँ पे जैसे आप कप्तानी की बात कर रहे हैं सरफराज की, तो नो डाउट कि बहुत अच्छे कप्तान थे, उनके क्रेडिट पे इतने ज्यादा मैचेस और सारे टूर्नामेंट रहे T20 के। लेकिन यहाँ मुझे सरफराज जो है जब से टेस्ट मैच से वापस आए हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनमें वो स्पार्क दिखाई नहीं दे रहा यही बात है जो कप्तान में उनमें पहले था। अब वो क्रिकेट की भूख दिखाई नहीं दी। कल मुझे ऐसा नजर आया जब भरे पेट लग रहे हैं आपको। बिल्कुल इफ्तिखार और सरफराज साथ खेल रहे थे, तो वहाँ सरफराज की बॉडी लैंग्वेज जवाब दे गई थी। वो बिल्कुल जो है इस तरीके से जैसे शिकस्त खोरदा कप्तान जो है वो अपने आप को जो है हथियार डाल देता है, बिल्कुल इस तरह से हथियार डालते हुए दिखाई दिए, लड़ते हुए दिखाई नहीं दिए। ठीक। अच्छा प्रोफेसर हसन जावेद साहब बताइएगा, कल क्या टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है जेसन रॉय पे टोटल डिपेंड कर रही थी? कल स्कोर नहीं किया उन्होंने, कल बिल्कुल ही और भी स्कोर डाउन हो गया, बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर जेसन रॉय स्कोर कर जाते 60-70 रन कर जाते, फिर आप क्या देखते हैं, क्या रिजल्ट मुख्तलिफ हो सकता था? कल सरफराज ने फिर थोड़ा परफॉर्म किया, हालांकि अगर आप वैसे देखें तो 36 गेंदों पे बात वही है सर, 41 रन बनाना, रन मैटर नहीं करते। गेंदे जो ना इस T20 में ये पहले एक ज़माना वो था कि 170-80 का स्कोर जो है 50 ओवर्स के मैच में ऐसा समझाते थे कि डिफेंडिंग टोटल हो। ये मैं बात कर रहा हूँ 80s की। आज हम देखते हैं 20 ओवर के गेम में जो है ना 220 को भी वो ओपनर आ नहीं डिफेंड सकते, करना। हाँ। गप्टिल की कुर्बानी दी नहीं जा सकती, उमर गुल के कुछ और मामला थे, शायद आजम। तो बहरहाल मैं डॉक्टर साहब प्रोफेसर साहब बोले, मैं ये कहूँगा सरफराज इस पोजीशन पर रहकर ये बैटिंग करेंगे, हर कोई तनकीद करेगा। आप क्या कहते हैं? आपने जो बात की डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त है यहाँ पे। दर हकीकत पहले मैं वो इमरान खान साहब वाले सवाल का भी जवाब दे दूँ कि एज बिल्कुल मैटर नहीं करता, आपने सही कहा, लेकिन आपका पीछे होमवर्क भी फिर उतना ही चाहिए। क्या आज इमरान खान साहब एज अ फॉर्मर क्रिकेटर मैं बात कर रहा हूँ, वो उतनी एक्सरसाइज नहीं करते, वो करते हैं आज भी, जितना चेयरमैन साहब भी कर रहे हैं उतने मेहनत कर रहे हैं। हमारे लड़कों में वो चीज़ नहीं है, ये शॉर्टकट के पीछे चले गए। जैसे कि जुनैद भाई ने बहुत अच्छी बात की, पहले कराची के बहुत लड़के होते थे, अब गिनती के 1-2 भी मिल जाएं बड़ी बात है। यूनुस खान, शाहिद हाफिज ने नाम बनाया, उनका ताल्लुक कराची से नहीं है, लेकिन आप उनकी मेहनत देखिए। यूनुस खान ने खुद ये बात की कि मैं सीमेंट की पिचों पर शदीद गर्मी में खड़ा रहता था और खेलता था। अब जहाँ तक बात की जेसन रॉय की, तो दर हकीकत T20 में एक बैट्समैन 20 ओवर खेल सकता है। ये कोई आपका जो है ना वो विजन होना चाहिए कि मैंने कितने ओवर खेलने और किस स्ट्राइक रेट से खेलना है। आप कल ही के मैच को देख लीजिए अगर, तो ये 10.5 अराउंड रन रेट का गेम था कल, 10 या 11 का। हाँ। अगर आप उसी मैथमेटिक्स के 11 रख लें, उसी मैथमेटिक्स के साथ जाते तो क्या एक बैट्समैन 20 ओवर नहीं खेल सकता? बिल्कुल खेल सकता है। तो सरफराज की ज़रा से ये एक आदत हमेशा से रही कि वो खुद अपने आप को पीछे करते थे और दूसरों पर डिपेंड करते थे। तो बहुत अच्छा एनालिटिकल क्वेश्चन आपने किया कि क्या वो बेस कर रहे थे, तो बेशक जेसन रॉय पे बेस कर रहे थे, जो उनका माइंड सेट है, जो एक्सपीरियंस हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसी तरह बहुत से मैचेस पाकिस्तान के लिए किए। लेकिन अगर आपका मेन, आपकी वो तलवार टूट गई तो फिर क्या होगा? ये होमवर्क में कमी कुछ नज़र आ रही है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अच्छा मुनीर काजी साहब बताइएगा सर, क्या वजह क्या है? सरफराज क्या कुछ झिझक जाते हैं? खुद कैप्टन है, जिस नंबर पे आना चाहे आ सकते हैं। अगर आपको याद हो, अभी इमरान खान की बात चली रही है, तो अगर ओपनर जल्दी आउट हो जाते तो खुद इमरान खान आगे गेंद को पुराना करते थे कि यार पीछे पूरी टीम जो है ना मतलब पुरानी गेंद से खेलने की आदी है, ये नई गेंद पे डायरेक्ट और आउट होते चले जाएंगे। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, इस बात को अगर हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की मिसाल सामने रख के करें तो बहुत कामयाब है जी। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरिट नाम भी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। कॉन्फिडेंस आता है हमेशा इख्तियारात के इस्तेमाल से, और इख्तियारात का इस्तेमाल जब होता है जब आप किसी को मुकम्मल इख्तियार दें। इमरान खान का तो पाकिस्तान की हुकूमतों में इख्तियार रहा है, तो क्रिकेट टीम तो बहुत छोटी चीज़ है। और जो हमारे सरफराज है, यानी जब क्रिकेट में तो उस वक्त इख्तियार था, हुकूमत में होने के बाद इख्तियार ना रहे वो और बात है। वो फिर किसी और की कप्तानी में चले गए ना, फिर कप्तान नहीं रहे। अच्छा अच्छा। तो अब जो कप्तान है सरफराज की कप्तानी का मतलब ये है कि वो अभी इस लेवल पे नहीं आ पा रहे कि भाई मैं कल खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। हाँ। वो अपने ही सर्वाइवल पे चले गए। तो एक कप्तान जो लीडर है वो ये सोच रहा है कि मैं बैक साइड पे आऊँ, साइड से जाऊँ, आगे जाऊँ, पीछे मेरा कोई है भी मेरा मुस्तकबिल के नहीं है। तो इस अंदाज में हम जब तक किसी को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे और एक मैच्योर अंदाज में किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे और उसको ये बेस नहीं उनकी मजबूत करेंगे कि आप है, जब तक कि आप कर रहे हैं। मुश्किल ये है कि जो नहीं कर रहा वो बैक डोर से आ जाता है और वो सामने आता है, और जो कर रहा होता है वो 1 सेकंड में आपकी पिक्चर से बाहर हो जाता है।
ये जो सिस्टम है, सिस्टम की वजह से सरफराज को ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है। उसके अंदर अभी भी है गट्स है, उसके अंदर वजन है, और मैं समझता हूँ कि अगर उसको एक दफ़ा ये इख्तियार दिया कि अब तुम हो और तुम्हारी बेफिक्र रहो, तो इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है कि रिजवान की तरह वो भी दोबारा परफॉर्मेंस पे वापस आ जाएगी। ठीक जी, क्या सहर आप फैजान बाकर से हाँ मैं पूछना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं 63 रन से हारे हैं, तो आप क्या समझते हैं आप किस स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरना चाहिए? सरफराज बददिल है अपनी मैनेजमेंट से, ये अंदर की खबर आपको मैं दे देता हूँ, और इसीलिए हार हो रही है, वो कह नहीं पाएंगे लोग। और उसकी वाज़ेह चेहरा नजर आ रहा है। देखिए टेस्ट मैच के बाद जो टीम मैनेजमेंट और मामला हुए ना, और जो हसारा सिंघा के ऊपर उन्होंने जैनब अब्बास को जवाब दिया, वो मुझे सरफराज के कैलिबर का जवाब नहीं लगा। खैर हाँ, हम मायूस हैं, हसारा सिंघा नहीं आए, एक खिलाड़ी पे हमारी टीम बोली हमारे साथ ये हो गया, तो मतलब आपने बाकी 20 लिए क्यों हुए हसारा सिंघा के? तो ये जो सरफराज की बातें हरकतें, आजम खान का वहाँ बैठ जाना, और वो उमर गुल, अच्छा मुझे बताइए, बाप ने बेटे ने बाप की धुलाई की, बाप ने बेटे की धुलाई की, तो सुना था कल बेटे ने बाप की धुलाई की, मतलब टीम की धुलाई की, तो वो जुमला खैर मावजन से। तो मोइन खान साहब क्या बायो मैकेनिक्स नहीं देख रहे हैं क्या? उनके साथ एनालिसिस मौजूद नहीं था कि आजम कहाँ पर जाए? बेटे को ज़्यादा पता है, आराम से कवर करना। और उमर गुल जैसे सीनियर बॉलर जिनका T20 क्रिकेट में नाम रहा है, उन्होंने क्या हसनैन और नसीम को नहीं बताया जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया? आप लोग शायद एक चीज़ चले जी, आप प्रेडिक्शन पे आएंगे सर, क्योंकि बहुत ज़रूरी इस वक्त, क्योंकि ये कल इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए जी, मोइन खान ने हालात की मुताबिकत के साथ आजम को इस्लामाबाद भेजा है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद भेजा इसीलिए है कि उसको मौका दिया जाए जी, ताकि कोयटा को कोई नुकसान ना हो, नफा ना हो, और उस पर सारा ब्लेम ना आए, और उस फैमिली को जो है वो आजम को बढ़ाने में आसानी हो। जी ऐसे आजम तो माशाल्लाह कोयटा के अंदर भी इस वक्त है, और खुद ब खुद इस्लामाबाद में दोनों तरफ आजम खेल ऐसे ही है, मरकज निगाहें हो, मरकज में आते हुए। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक है ना, कराची वर्सेस मुल्तान, जो कि कल दोपहर में मैच खेला जाएगा, उस हवाले से मैं चाहूँगा प्रेडिक्शन लेना, क्या कहते हैं सर? मतलब मुल्तान को वैसे ही एज हासिल है जी डॉक्टर साहब, अगर दोनों टीमों का मुआवजा करें तो मुल्तान सुल्तान जो अपने 8 पॉइंट के साथ जो सर फहरिस्त हैं, और उनके हर प्लेयर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। खुद अगर आप मोहम्मद रिजवान की बात करें, तो जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा कि 20 ओवर कोई एक प्लेयर खेल सकता है, तो वो हमें नज़र भी आया कि मोहम्मद रिजवान खेलते हुए गए। तो मुझे यहाँ लगता है कि कराची की टीम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी, और मुल्तान सुल्तान की टीम ही जो है अगले मैच में फातेह दिखाई देती है। ठीक है, आप क्या कहते हैं फैजान बाकर साहब? कल कराची जीत जाएगा, मैं क्या कहता हूँ, कल तो कराची जीत जाएगा। हाँ अच्छा, हाँ, कल वो असल में आंकड़े बदल गए ना, तो अच्छा, हाँ कल वो कराची जीतेगा, मुल्तान सुल्तान हारेगा। और मैं कराची की फतह में जिस खिलाड़ी का किरदार देख रहा हूँ, वो है जिस पर मैं सबसे ज्यादा बात करता हूँ, शोएब मलिक। हाँ अच्छा, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि ये पहले से बता दिया आपने। नहीं, 5 मैचों बाद तो देखे, वो कहते हैं ना टोकरी का बोरा कितना भरोगे बुराई उठाने की, तो नहीं पता कि मुझे आगे वर्ल्ड कप का ये प्लानिंग लोगों ने। देखिए ये जो बरादरी है ना, ये जो लोग हैं, शोएब मलिक जो है क्रिकेटर, मैं आपको शोएब मलिक बहुत बहुत ज्यादा फ्यूचर का बोरा, मतलब वैसे नोटों को बोरा ही है, वो नोटों का बोरा काफी भर गया है, वो भर चुका है ना, अब एक आध देना भी है ना, मतलब जमा के बाद खर्च भी होता है, तो वो कल रन्स की जो खर्च होगा। और देखिए मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा डॉक्टर साहब ये छुपा रहे बात दरअसल ये है कि वेन्यू चेंज हुआ है, सिंध की सरजमीन थी अब पंजाब की सरजमीन है, वो पंजाब के सबूत है, तो उसी हिसाब से ही बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं वेन्यू तो कहाँ चीज, पहला मैच तो कराची में ही है कल ना? कराची पहला ही मैच है, मगर कराची मुल्तान तो कराची में ही है। नहीं, वो मैच वहाँ है। अच्छा, एक मैच जी कल स्टेडियम में, पेशावर का और एक जो है वो यहाँ पेशावर इस्लामाबाद जी। तो बहरहाल वेन्यू चेंज हुआ, बहरहाल शोएब मलिक के बारे में कहूंगा कि बस ठीक है, वो कल रन करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप 23 की भी तैयारी है। नजम सेठी साहब ने कल जो सिग्नल दिया है ना उनको, बाज़ाहिर वो दोस्ताना सिग्नल है, तो वो आप समझे कि हो सकता है कि जिस तरह बाबर खतरात का शिकार है कप्तानी में, तो जाते जाते सहरा भी बना दिया एक बार फिर दूल्हा को। अच्छा जी, आप बताइएगा। मैं तो कहूँगा कि मंडे को अगर हम सिर्फ 4 ने आना है तो 5 का इंतजाम कर ले, क्योंकि शायद फैजान साहब मंडे को ना आए। हाँ, मुल्तान की टीम। अच्छा, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान कराची में 2 बजे कल मैच। ठीक है, तो मुल्तान, हाँ वो यहाँ हो रहा है, कराची में मैच है कल 2 बजे। एक वो जो मिसिंग था ना, नहीं वो कल का शाम का जो मैच है वो गद्दाफी स्टेडियम में है, लेकिन कल कराची वर्सेस मुल्तान जो है वो कराची में होने जा रहा है। मुल्तान की टीम ही विनर है कल। ठीक है, मुल्तान की टीम विनर है। चलें जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं मुल्तान, आप क्या कहते हैं? मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट यही कहूँगा कि फैज़ान भाई ने कल के प्रोग्राम में एक बात की थी कि कराची हैज़ लॉस्ट कंसेक्टिवली 12 मैचेस, लगातार वो हार रहे हैं, पीछे 8 हार गए, अभी भी हार गए 3-4, तो अब वो बिल्कुल स्कैटर्ड हो गए हैं। तो क्रिकेट से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, अगर शोएब मलिक साहब चाहें भी तो
परफॉर्म करना कोशिश करके देख लें, लेकिन गेम से बड़ा कोई प्लेयर नहीं होता विनर पे। वाह वाह वाह। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्तान ये मैच जीतेगी। ठीक। उनकी सफ़ों में भगदड़ मच गई है कराची। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हसन जावेद साहब, मुनीर काजी साहब, आपका शुक्रिया, जावेद खलील साहब और फैज़ान बाकर। नाज़रीन, मुझे और मेरी साथी कॉम्पेयर सहर फातिमा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।